हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो एमए राजनीति विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने ऑप्शनल पेपर के रूप में बी कॉम्बिनेशन ऑप्ट किया हुआ है। पेपर कोर्स का नाम है आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण और इसी पेपर के अंतर्गत यूनिट 3 है जिसका शीर्षक है विचारधारा का अंत, एक बहस। विचारधारा का अंत 1950 के दशक में राजनीतिक विचारों में थकावट पर डेनियल बेल द्वारा 1960 में प्रकाशित निबंधों का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने खुद को अर्थशास्त्र में समाजवादी, राजनीति विज्ञान में उदारवादी और संस्कृति में रूढ़िवादी के रूप में वर्णित किया है। विचारधारा का अंत का प्रारंभिक विचार 1955 में आया। यह तब आया जब इटली के मिलान शहर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसका शीर्षक था द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम। आगे चलकर एडवर्ड शील्स द्वारा इस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट 1955 में एनकाउंटर नामक पत्रिका में द एंड ऑफ आइडियोलॉजी नामक शीर्षक के रूप में प्रकाशित हुई। 1960 में डेनियल बेल, जो कि एक अमेरिकी समाजशास्त्री, लेखक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ आइडियोलॉजी में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जिसमें वो ये स्वीकार करते हैं कि विचारधारा के आधार पर युद्ध या संघर्ष अर्थहीन है एवं सभी प्रकार के समाजों का केवल एकमात्र उद्देश्य है और वो है मानवीय विकास। यानी कि उनकी दृष्टि में विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है। किसी राज्य की विचारधारा, चाहे वो पूंजीवादी हो या साम्यवादी या फिर उदारवादी, सभी प्रकार के राज्यों का अंतिम उद्देश्य केवल विकास करना है। अतः इस दृष्टि से विचारधारा की कोई खास आवश्यकता नहीं रह गई है और इसका अंत हो गया है। यदि हम विश्व इतिहास पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हम ये पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के देशों के मध्य विचारधाराओं के आधार पर पूंजीवादी और साम्यवादी के रूप में संघर्ष देखने को मिलता है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक समय ऐसा था जबकि विश्व के देश, पूरा विश्व समुदाय दो गुटों में केवल विचारधारा के आधार पर ही बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका था जो कि पूंजीवादी विचारधारा को लीड कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर जो कि साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। और ये संघर्ष, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति दो गुटों के मध्य संघर्ष के रूप में विकसित होती चली गई, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम शीत युद्ध के नाम से भी जानते हैं। शीत युद्ध एक तरह से अपनी प्रारंभिक अवस्था में विचारधाराओं पर आधारित युद्ध ही था, लेकिन बाद में क्यूबा मिसाइल संकट के समय दोनों ही जब अलग अलग विचारधाराओं वाले राज्यों ने, यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव को कम करने के लिए, टेंशन्स को कम करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए और दोनों एक साथ आगे आए, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम दितांत के नाम से जानते हैं, तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। आगे चलकर यही दोनों अलग अलग विचारधाराओं वाले राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के लिए, सद्भाव को बढ़ाने के लिए, शस्त्र नियंत्रण को अग्रसर करने के लिए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने जैसे वाले वैश्विक महत्व के मुद्दों पर अपनी एक विचारधारा आधारित मतभेद एक तरफ करके एक साथ आगे आए। और ऐसी स्थिति में एक प्रासंगिक प्रश्न यह था कि विश्व शांति और मानवीय विकास के समक्ष विचारधारा का अलग अलग होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो वर्ल्ड पीस, मानवीय सौहार्द, पारस्परिक सौहार्द। विचारधारा का अंत, इस अवधारणा में डेनियल बेल ने इसी तथ्य पर जोर दिया है कि अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विचारधारा से अधिक कुछ सामान्य मुद्दे हैं, कुछ ऐसी कॉमन इश्यूज़ हैं जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं विचारधारा के
कंपैरिजन में। अतः हमें विचारधारा की कोई आवश्यकता अब रह नहीं गई है। वो आगे कुछ ऐसे कॉमन इश्यूज़ की बात करते हैं कि विश्व के बुद्धिजीवियों में, वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स के अंदर एक कुछ कॉमन इश्यूज़ हैं जिन पर कि आम सहमति बन गई है, कंसेंसस बन गया है, कंसेंसस बन गया है, जिसमें वो इस बात पे एक मत है कि हाँ हमें ये चाहिए। वो कॉमन इश्यूज़ कौन से हैं? जैसे कि वो बात करते हैं कि सबसे पहला उसमें मुद्दा है कल्याणकारी राज्य की स्वीकृति, वेलफेयर स्टेट को। हर कंट्री चाहे वो किसी भी विचारधारा को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन वो मॉडर्न स्टेट में अपने आप को कल्याणकारी राज्य के रूप में देखना चाहता है। वो ऐसी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, एक ऐसा स्टेट जिसमें कि उस देश की कॉमन पब्लिक का, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण निहित हो। दूसरा जो कॉमन इश्यू डेनियल बेल इंगित करना चाहते हैं, वो कहते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकृत होना। मीन्स पावर्स जो हों वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में निहित ना हो, बल्कि वो कहाँ हो, पावर के डिफरेंट लेवल्स हों, वो अलग अलग लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर लिया, वो अपने अपने देशों में ऐसा चाहते हैं। तीसरी चीज़ मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिस पर कि आज वर्ल्ड के अधिकतर नेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम इंडिया में भी देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण को प्रत्येक देश अपने देश में बढ़ावा देना चाहता है, एक इस प्रक्रिया को। और चौथा पॉइंट राजनीतिक बहुलवाद का होना, मीन्स कि जो पॉलिटिकल पावर हो वो किसी बटी हुई हो, अपने अपने लेवल पर जो सत्ता है वो अपने आप को, हर व्यक्ति अपने आप को सत्तावान महसूस करे। तो इसका तात्पर्य ये है कि विश्व के राज्यों ने आम सहमति से ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें अपने राज्यों में वास्तविक तौर पर चाहिए क्या। आगे देखते हैं। इसके अलावा डेनियल बेल ने द एंड ऑफ आइडियोलॉजी में ये भी कहा है कि इन समाजों में संघर्ष उनके उचित दायरे की सीमाओं के भीतर सीमित है और राजनीति और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं। डेनियल बेल क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा है, फॉर एग्जांपल के लिए मार्क्सवादी विचारधारा में, जिसमें कि मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष को वो डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें वो ये कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हमेशा से रहे हैं, एक शासन करने वाला, शोषण करने वाला, और एक दूसरा शोषित होने वाला। उसकी फॉर्म्स अलग अलग युगों में अलग अलग हो सकती है। वर्ग संघर्ष का इतिहास वो बताने की कोशिश करते हैं, और जब ये संघर्ष वो बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जबकि जो शोषित होने वाला वर्ग है वो परेशान हो जाएगा और वो शासक वर्ग के खिलाफ क्रांति कर देगा, और तब सर्वहारा का, और तब स्टेट की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा। मीन्स एक क्रांति हो जाएगी और स्टेट मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर डेनियल बेल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्स ने जिस तरीके से चीज़ों को बताया है उसमें शोषित वर्ग जो है वो जो वो क्रांति करता है या वो संघर्ष करता है, यूनाइट होता है, जिससे कि पूरी सोसाइटी प्रभावित होती है, पूरे समाज का स्वरूप बदल जाता है। लेकिन डेनियल बेल कहते हैं कि अगर आज के समय में सोसाइटीज़ के बीच में कुछ अगर संघर्ष है भी, कन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज़ है भी, तो उससे वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही प्रभावित कर रहे हैं, न कि पूरी सोसाइटी को, होल सोसाइटी को वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों को वो प्रभावित नहीं करते हैं। विश्व में विभिन्न देश अपने वैचारिक अंतर के बावजूद सभी समाज विकास के लिए अग्रसर हैं। अतः अब हम इस स्थिति में डेनियल बेल कहते हैं कि अब विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। डेनियल बेल के अलावा और भी कई ऐसे विद्वान हमारे सामने हम देखते हैं, सामने आते हैं, जिन्होंने कि इसी थियरी पे, इसी विचारधारा के अंत पर अपना व्यू प्रस्तुत किया है, काम किया है। जिसमें हम देखते हैं कि एडवर्ड स्टिल्स
द एंड ऑफ आइडियोलॉजी की अवधारणा को समझाते हैं। शिल्स का ये कहना है कि विचारधारा के अंत की बहस की अवधारणा का तात्पर्य है कि औद्योगिक विकास के उन्नत चरण में किसी देश का सामाजिक आर्थिक संगठन उसके विकास के स्तर से निर्धारित होता है, न कि किसी राजनीतिक विचारधारा से। बिल्कुल सही बात जो शिल्स ये कहते हैं कि जो भी आज के समय में, क्योंकि डेवलपमेंट का एक पैमाना क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, हर देश इस प्रक्रिया को अपना रहा है। आज की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें विकास का पैमाना है औद्योगिकरण। औद्योगिक विकास एक उन्नत चरण में किसी भी देश में अगर है तो उस देश का जो सामाजिक आर्थिक संगठन है, सामाजिक आर्थिक विकास है, उसके विकास के स्तर को निर्धारित करता है, उसका संगठन निर्धारित करता है, उसकी इकोनॉमी निर्धारित करती है, ना कि उस कंट्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसका विकास का जो पैमाना है वो आइडियोलॉजी डिसाइड नहीं करती है। यहाँ पर ये शिल्स का ये कहना है। यह तर्क दो अवसरों पर दिया गया है। पहला अवसर 1950 के दशक में था जब इस तर्क को विचारधारा के अंत थीसिस के रूप में सामने रखा गया था शिल्स के माध्यम से। दूसरे अवसर पर इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस को प्रस्तुत किया गया था, जो 1989 में प्रस्तुत की गई थी फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं सिमोर मार्टिन लिप्सेट और डब्ल्यू रस्टॉव, जे.के. गॉलब्रेथ, ऐसे अनेक विद्वान रहे हैं जो कि डेनियल बेल की इसी थियरी को सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में हमें किसी विचारधारा की आवश्यकता नहीं रह गई है। अगर ज़रूरत है तो सब देश किस चीज़ को प्रायोरिटी पर दे रहे हैं? विकास को, डेवलपमेंट को। जैसे कि रस्टोव कहते हैं अपनी बुक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो कि 1960 में पब्लिश हुई है, कि आर्थिक विकास का एक गैर आयामी मॉडल बनाया जो सभी देशों पर उनकी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद लागू था। इसी प्रकार सिमोर मार्टिन लिप्सेट विचारधारा के अंत थीसिस के सबसे बड़े प्रस्तावक रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल मैन में 1959 में इस अवधारणा के विषय में समर्थन किया, और इसके पश्चात 1960 में डेनियल बेल ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। सिमोर मार्टिन लिप्सेट जो हैं, वो उनकी जो फेमस बुक है द पॉलिटिकल मैन, उसमें वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र न केवल मुख्य रूप से एक साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न समूह अपने सिरों को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिजीवियों को अब ये एहसास है कि उन्हें राजनीतिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए अब विचारधारा या यूटोपिया की ज़रूरत नहीं है। तो ये विचारधारा का अंत डिबेट है। थैंक यू।